हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आज फेसियोला फिनिश करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 5। इससे पहले फेसियोला के 4 पार्ट हो चुके हैं, वो सब आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, सीक्वेंस से देखो लेक्चर्स को। और आज हम पैरासिटिक एडेप्टेशन और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और सिंपल है। जो अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में पढ़ा ना, वही पैरासिटिक एडेप्टेशन है। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हमने नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा मैं आपको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बता दूँगा। सो दिस इज लेक्चर 30। इससे पहले 29 लेक्चर हो चुके हैं और 29 लेक्चर जो है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो क्योंकि एक में मैंने लाइफ साइकिल बताई थी और एक में लार्वल स्टेजेस, तो वहाँ पे मैं लेक्चर 30 नहीं लिखा मैंने, लेक्चर 29 के ही दो पार्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान से प्लेलिस्ट पे जाओ, सीक्वेंस से मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो मैं अब क्या करूँगा, धीरे धीरे एक पेपर फॉर्मेट में यहाँ पे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, और उसमें क्या क्या आपको लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें एड्रेस करने हैं, वो मैं आपको लिखूँगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे डाला करूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी मेल आईडी है, तो मेल आईडी पे आप जो भी आपको सवाल हो, जो भी आपको डाउट हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके जवाब देने की। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर अब अपना शुरू करते हैं। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ फेसियोला देखते हैं। पैरासिटिक एडेप्टेशंस ऑफ फेसियोला। ठीक है, और दूसरा इसमें हम देखेंगे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स सिम्टम्स ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है जो बेसिकली जो हमने अभी हमने फेसियोला पढ़ा है ना पूरा डिटेल में, तो बस उसी को थोड़ा सा पैरासिटिक फॉर्म में बताना है, मतलब जो उसकी मॉर्फोलॉजी थी, है ना। तो मैं एडेप्टेशन आपके दो तीन टर्म में बताऊंगा। एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ेंगे हम पहले। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब मॉर्फोलॉजी कैसे उसने चेंज करी अपने आप को, है ना, कि कैसे वो जो होस्ट है उसका, जो शीप है, उसके अंदर कैसे वो सर्वाइव कर पा रहा है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ले पा रहा है। तो उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसने क्या क्या करे। एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि मतलब होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसने क्या क्या एडेप्टेशन करे, तो वो है। ठीक है, तो एक तो हम मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे, एक हम देखेंगे एनाटॉमिकल। ठीक है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, तो क्या क्या एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस करी इसने, वो देखेंगे। देन उसके बाद हम आपका इसमें देखेंगे कि लाइफ हिस्ट्री में इसने अपना कैसे मॉडिफिकेशन करा। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, और एक फिजियोलॉजिकल भी है, बट वो एक ऑस्मोटिक रेगुलेशन का पॉइंट है, वो मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, तो मेनली आपका ये तीन तरह की मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं जो इसने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए होस्ट के अंदर डेवलप करी है, मतलब अपने अंदर डेवलप करी है ताकि होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है, और फिर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में हम देखेंगे जो इसकी वजह से पैथोलॉजी होती है। ठीक है, कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फैसियोलियासिस। तो वो हम पढ़ेंगे, थोड़े से उसके सिम्टम्स देखेंगे, और बस इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन में इसने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या करा है। सो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो अगर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो इसकी बॉडी याद कर लो आप। मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी, फ्लैट एंड है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा था, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ऐसा क्यों है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसको, कि ये आपका जो बाइल डक्ट है वहाँ से आराम से निकल सकता है। ठीक है, बहुत ही आराम से पास हो जाएगा, कोई मोटा तो है नहीं, बहुत ही पतला सा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा है इसमें सकर्स प्रेजेंट है, ओरल सकर है और एक आपका वेंट्रल सकर है, जिसको हमने एसिटापुलम बोला था। तो ये मॉर्फोलॉजी में ये किस लिए इसने डेवलप करे, ताकि ये अटैच कर पाए होस्ट की जो बॉडी वॉल है उससे वो अटैच कर सके। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। और इसमें जो क्या बोलते हैं, हेड ट्रंक टेल वगैरह नहीं है, तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो आराम से अपना कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये दो तीन पॉइंट हम मॉर्फोलॉजिकल में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकल की अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल में आप याद करो, एनाटॉमी जब हमने इसकी पढ़ी थी तो आपने बोला था सर इसके पास टैग्यूमेंट है। मैंने बोला हाँ बेटा टैग्यूमेंट है। तो टैग्यूमेंट क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। जो बाइल जूस है ना आपका, जो एंजाइम से बाइल जूस में, उससे इसकी बॉडी को हार्म ना हो कुछ, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसके पास थिक क्यूटिकल है, टैग्यूमेंट है। ठीक है, फिर छोटे छोटे स्पिक्यूल्स भी हैं जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है नहीं इसके पास, जहाँ पड़ा हुआ वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी लार्वल स्टेजेस है उसमें आपका क्या बोलते हैं, सीलिया वगैरह होता है ना, मिरासिडियम लार्वा में, तो वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ होता है। फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, सक्टोरियल इंजेक्शन से सारा काम कर रहा है अपना। और जो हाईली ब्रांच है इसकी इंटेस्टाइन है, जो हमने पढ़ लिया ना इसके फीचर्स, वही मैं आपके बता रहा हूँ। तो वही एडेप्टेशन है इसकी। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि डायरेक्टली आपका एब्जॉर्ब कर रहा है ना डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद आपका और क्या है इसमें, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें अच्छा खासा डेवलप, नर्वस सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा खासा डेवलप है। हर्माफ्रोडाइट नेचर है। हर्माफ्रोडाइट नेचर का मतलब क्या है कि अगर इसको दूसरा होस्ट नहीं मिला, मान लो फीमेल नहीं मिली या मेल नहीं मिला, तो अपनी बॉडी से खुद ही सेल्फ क्या बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके आपका ये एग प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ आपके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। तो ये लिख लेते हैं हम फटाफट से, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन लीफ लाइक बॉडी, लीफ लाइक बॉडी, ठीक है। तो ये क्यों आपका टू अलाउ मूवमेंट थ्रू नैरो बाइल डक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए डोर्सो वेंट्रल। फिर आपका ओरल एंड वेंट्रल सकर, वेंट्रल सकर किस लिए, फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपका सिंपल एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विदाउट हेड टेल ट्रंक, ठीक है। तो ये सब नहीं है। फॉर इजी, क्यों है आपका इजी लाइफ साइकिल, ठीक है, इजीली अपना वो कर सकता है। देन उसके बाद आपका ये मॉर्फोलॉजिकल में आप लिख लो। देन आपका एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल में जो मैंने आपको बताया मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो एनाटॉमिकल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसके बाद जो टैग्यूमेंट है, तो थिक टैग्यूमेंट किस लिए, ये टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स किसके, ऑफ द होस्ट। तो होस्ट के जो केमिकल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास है। देन आपका और क्या है इसके पास, जो बोलते हैं, हाँ स्पिक्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट, स्पिक्यूल्स ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद नो लोकोमोटरी ऑर्गन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नो सर्कुलेटरी ऑर्गन, बिकॉज दे आर नॉट नीडेड, ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। उसके अलावा आपका, हाँ लोकोमोटरी में अगर ये आप लिख सकते हो कि मिरासीडियम लार्वा है सिलिया, और सरसेरिया लार्वा में भी एक टेल होती है, वो आपका लार्वल स्टेज में होती है। अडल्ट की हम बात करें तो अडल्ट में कुछ नहीं है, ठीक है भाई। और बाइफिड इंटेस्टाइन, बाइफिड एंड हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन, ठीक है, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन सही से हो पाए। तो ये हो गया आपका। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका हाईली डेवलप्ड होता है, तो हाईली डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप्ड है, हमने देखा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड नो सेंस ऑर्गन, सेंस सिस्टम भी नहीं है इसके पास, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अंदर पड़ा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो अच्छा खासा डेवलप है। सो हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हर्माफ्रोडाइट नेचर। तो हर्माफ्रोडाइट नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे हेल्प्स इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है अगर इफ़ देयर इज़ नो अदर फैसियोला प्रेजेंट ऑफ अपोजिट जेंडर, ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा। और प्रोड्यूसेस जो इसके जो एग होते हैं, एग पे शेल था ना, हमने शेल पढ़ा था, तो वो आपका रेजिस्ट करता है, कैप्सूल फॉर्मेशन कर लेता है। सो प्रोड्यूसेस कैप्सूल अराउंड द एग, ठीक है, ताकि अपना जो हार्श कंडीशन है उससे अपने आप को बचा सके। तो ये कुछ आपके एनाटॉमिकल फीचर्स हो गए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं जो लाइफ हिस्ट्री में इसने मॉडिफिकेशन करी है थोड़ी सी, वो देख। तो लाइफ हिस्ट्री में क्या मॉडिफिकेशन करता है, लाइफ हिस्ट्री मॉडिफिकेशन, ताकि बेटर अडेप्टेशन हो पाए। तो सबसे पहला बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, मिलियंस में एग प्रोड्यूस कर देते हैं ये, ठीक है। क्योंकि एक शीप में लगभग आपके एक शीप के लीवर में लगभग 200 फ्लूइड्स होते हैं। तो ये 200 फ्लूइड्स आपके लगभग मिलियन में आपके एग का प्रोडक्शन कर देते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि जितने ज़्यादा एग का प्रोडक्शन होगा उतने ही इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे। मान लो 1 मिलियन में से कोई 100, 200, 300, 1 लाख के आसपास भी अगर सर्वाइव कर गया तो बस बहुत है इसके लिए, ठीक है। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है। और जो एग होते हैं वो आपके ओपरक्यूलेटेड होते हैं। ओपरक्यूलम होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ से खुलता है और फिर आपका मेरा से जो लार्वल स्टेज होती है वो बाहर निकल आती है। सो एग्स आर ओपरक्यूलेटेड, ओपरक्यूलेटेड टू प्रिवेंट द डैमेज, टू प्रिवेंट द डैमेज टू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद आपका डायजेनेटिक लाइफ साइकिल इसकी रहती है। होस्ट ने इसके दो, एक स्नेल है, एक आपका शीप है, ताकि अच्छे से डिस्पर्जन हो पाए। स्नेल अलग टाइप के उसमें रहता है इन्वायरमेंट में, और शीप अलग टाइप के में रहता है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा। तो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, क्यों? टू एंश्योर प्रॉपर डिस्पर्जन ऑफ एग्स, प्रॉपर डिस्पर्जन ऑफ एग्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद आपका लार्वल फॉर्म्स है बहुत सारी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी आपके सर्वाइवल में हेल्प करता है। सो मल्टीपल लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब आपकी लाइफ हिस्ट्री में मॉडिफिकेशन हुआ है। अब मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा जो पैरासिटिक मोड है इसका, मतलब जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है वो आपको बता देता हूँ, जो डिजीज ये कॉज करता है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हैं। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल, पैथोलॉजी मतलब एबनॉर्मल। तो जिसको ये इन्फेक्शन होगा, पहले तो जो डिजीज़ ये कॉज करता है, सो डिजीज़ कॉज्ड बाय फैसियोला इन शीप, उसको क्या बोलते हैं? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बोलते हैं? फैसियोलियासिस, फैसियोलियासिस या लिवर रोट डिजीज़। मतलब इसमें जो शीप का जो लीवर होता है वो सड़ने लगता है, सो लिवर रोट डिजीज़। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है मेनली? तो मेनली लिवर और बाइल डक्ट वगैरह को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इन्फेक्शन मेनली किस में होगा? लिवर में होगा, ठीक है। तो लिवर में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकती हैं, वो आप अपना कॉमनली बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मान लो कि ये लिवर है आपका, ठीक है। तो लिवर में आपके फ्लूइड्स रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, लगभग मान लो जो 200 नॉर्मली पाए जाते हैं, एक शीप के अंदर 200 हैं। तो सबसे पहला तो ये क्या करेंगे, इसका ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो बाइल वगैरह, बाइल जूस जो आपका सिक्रीट हो रहा है बाइल डक्ट के थ्रू, उसमें आपका स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं। तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, गॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका लीवर की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो एंड में मतलब जब इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है, जब, तो आपका लीवर जो होता है वो सड़ने लगता है, लीवर रोट। तो क्रॉनिक होने से पहले क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? तो सबसे पहला है कि जो जब लीवर सही से काम नहीं करता तो भूख नहीं लगती है। मैंने अपने अंदर भी देखा होगा कि अगर किसी बंदे को लीवर हो जाता है, मतलब जैसे मान लो लीवर है, तो लीवर के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, डी होता है ना, तो उसमें लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसमें आपका हेपेटाइटिस होगा और उसके साथ साथ बाइल डक्ट्स जो हैं उनका भी इन्फ्लेमेशन होगा। सो दैट इज़ हेपेटाइटिस। अब होगा क्या इसमें? हेपेटाइटिस होने के बाद आपका सबसे पहला होगा भूख ना लगना। सो डिक्लाइन इन एपेटाइट, सबसे पहला काम होगा भूख ना लगना। लीवर सही काम नहीं करता तो भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेंगे तो अनीमिया हो जाएगा, ठीक है, अनीमिया हो जाएगा। और जब भी आपकी बॉडी में अनीमिया होगा तो आपकी बॉडी में वो दिखने लगता है ना, स्किन जो है वो आपका थोड़ी थोड़ी मतलब वाइटिश पेल होने लगती है, ठीक है। एक तो वो रीज़न होता है। दूसरा इसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का भी सिक्रीशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी बॉडी जो आपकी पीली पड़ने लगती है। तो जो स्किन है आपका, स्किन है या कंजक्टाइवा जो है, स्किन और कंजक्टाइवा सबसे पहले आंखों में देखने को मिलता है, वो आपका वाइटिश येलो हो जाएगा, वाइटिश येलो। वो नॉर्मली वो रेड रहता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इन्फेक्शन हुआ तो फीवर तो हो गई होगा, बॉडी में फीवर तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। जो शीप होती है उसकी जो वूल होती है नॉर्मली वो अच्छी खासी रहती है, बट जब इसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वूल ड्राई हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है और वो टूट टूट के गिरने लगती है इसकी स्किन से, ठीक है। तो ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि द डिजीज कॉज बाय द फैसियोलन शीप इज फैसियोलियासिस एंड इट लीड्स टू द हेपेटाइटिस एज वेल एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट ये लिख लेना। देन
एक पॉइंट फिर लिखना आप, कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइल पैसेज कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ गोल स्टोन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइल पैसेज कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन कॉजिंग डैमेज टू द लीवर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर रोट। ओके भाई, तो लीवर रोट ही हो गया। अब इसको आप एक्यूट या क्रॉनिक में डिवाइड करके बता सकते हो। एक्यूट लीवर रोट होता है और एक क्रॉनिक लीवर रोट होता है। क्रॉनिक का मतलब तो ये है कि अब डेथ हो जाएगी उसकी जब फाइनली होता है। एक्यूट में आपका एक्यूट लीवर रोट की अगर हम बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, डिक्लाइन इन एपेटाइट हुआ तो वेट लॉस हो जाएगा, है ना, लीवर का इन्लार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब नॉर्मल फंक्शन नहीं करती तो सेल जो होती हैं डिवाइड करने लगती हैं ताकि नॉर्मल सिक्रीशन नॉर्मल फंक्शन करने लग जाए, तो इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाएगा। तो ये सब आपके इसके कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स आएंगे। क्रॉनिक की बात करें तो फाइनली आपका एनीमिया तो हो ही गया इसकी बॉडी में, है ना। तो क्रॉनिक में आपका वही है कि बॉडी आपकी एनीमिक हो जाएगी, येलोइश, पूरी बॉडी येलो पड़ जाएगी, देन वूल जो है आपके वो ड्राई ब्रिटल हो जाएंगे, एंड फाइनली आपका इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ फीचर्स हैं। तो ये आपका नॉर्मल जो फैसियोला हिपैटिका। अगर मान लो फैसियोला जाइगेंटिका की बात करें, मेन के अंदर क्या होगा, तो मेन में भी सेम होगा, एनीमिया होगा, उसके बाद बॉडी पेन होगा, कफ होगा, डिजेंट्री होगा, फीवर होगा, है ना, कंजक्टिवा स्किन जो है येलोइश वाइट हो जाएगी। तो ये सब आपके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। तो आप शीप में भी बता सकते हो और जो मेन है उसमें भी बता सकते हो। मेन तो हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे एक छोटा सा टॉपिक था कि दिया हुआ सिलेबस में पैरासिटिक एडेप्टेशन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें, बस इसको इतना ही रख लो। और ये हमारा जो फैसियोला है वो ख़त्म हो गया आज। अब हम अगले लेक्चर में आपका टीनिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीनिया में भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने फैसियोला पढ़ा, बट टीनिया थोड़ा छोटा है क्योंकि उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं है ना, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह कुछ नहीं है। तो वो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें जो बॉडी ऑर्गन जो हमने सिस्टम्स पढ़े थे ना, उसका लेक्चर जो है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में आ जाएगा। तो मेनली 2 या 3 मैक्स लेक्चर आएंगे टीनिया सोलियम के, तो उसमें हमारा टीनिया भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।